वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी पर बेस्ड सभी प्रॉब्लम्स जो कि रिएक्शंस के साथ रिलेटेड होंगी और आपके जेईई मेंस एंड नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो फिर से मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको हर एक प्रॉब्लम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में मोल कंसेप्ट एंड स्टोक्योमेट्री के बारे में यहाँ से सीखा था और उससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ऑलरेडी ही प्रॉब्लम्स को सोल्व किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी पर बेस्ड सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करना और इन्फॉर्मेशन को उसमें से कलेक्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल वाज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। 3 ग्राम हमने चारकोल को ऐड कर दिया है 50 ml एसिटिक एसिड में। सोल्यूशन विच इज 0.06 नॉर्मेलिटी दी हुई है इन ए फ्लास्क। After an hour, it was filtered and the strength of the filtrate was found to be 0.042 normal. बाद में क्या हुआ कि इसको हमने फिल्टर कर दिया, ठीक है, और बाद में जो उसमें से फिल्ट्रेट बाहर आया उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो क्या है, 0.042 नॉर्मल। द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड अब्जॉर्ब्ड, कितना एसिटिक एसिड चारकोल ने अब्जॉर्ब किया पर ग्राम ऑफ चारकोल इज, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि टोटल था हमारे पास 0.06 नॉर्मल, उसमें से जो बाहर आ गया है वो कितना हुआ है, 0.042 नॉर्मल, ठीक है। सो कितना अब्जॉर्ब हुआ है नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग, ध्यान से आपको इसको देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा क्यों हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब्जॉर्ब्ड एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो 0.06 था, ठीक है, उसमें से होगा सब्ट्रैक्ट 0.42, ये इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है, ये इसकी नॉर्मेलिटी है, ये इतना अब्जॉर्ब हुआ होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फार्मूला याद है सबको, क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ओवर वॉल्यूम इन ml ऑफ सोल्यूशन इन 2000, ठीक है, यही फार्मूला होता है। अगर हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स को सोल्व करना है तो यहां से क्या फार्मूला बन जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ओवर 1000, यही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें क्या सोल्व करना है, अमाउंट इन ग्राम्स और द मिलीग्राम्स, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का। आप सबने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। मोलर मास की जगह पर यहां पर क्या आ गया है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास को उस जो भी आप एसिड यूज कर रहे हैं उस एसिड की बेसिसिटी से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर आप कोई बेस यूज कर रहे हैं उसकी एसिडिटी से डिवाइड कर दो, कोई आयन है तो उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो, ठीक है, वो हमें वहां से मिल जाता है। तो वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू द मोलर मास डिवाइडेड बाय, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक एसिड है दैट इज एसिटिक एसिड है, दैट इज इट्स बेसिसिटी। तो बेसिसिटी, एसिटिक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, अब एसिटिक एसिड है CH3COOH, कितने हाइड्रोजन यहां से आयन रिलीज होंगे, ओनली 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी बन जाएगी, 1। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट मास और मोलर मास यहां पर दोनों सेम आ जाएंगे। इस केस में अगर मान लीजिए H2SO4 होता तो यहां पर बेसिसिटी 2 लग जाती, ठीक है। ये हम इसकी डिटेल में जा रहे हैं, वैसे तो यहाँ से 1 मिनट में ये सोल्व हो जाएगा, बट अगर आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप पेपर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें ये नॉर्मेलिटी दी हुई है, हमें ये मास निकालना है,
ठीक है ना। हमें तो ये मास निकालना है तो हमने फार्मूला बना लिया है। अब हम इक्विवेलेंट मास को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा है, n इंटू वी इंटू 1000 ओवर, सॉरी यहाँ पर ओवर होगा 1000, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर उतारना है, n इंटू वी ओवर 1000 इंटू इक्विवेलेंट मास, ठीक है, और इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। सो मतलब हमें भी यहाँ पर अब सेम काम करना है। ये होगी हमारी नॉर्मेलिटी, ठीक है ना, यही नॉर्मेलिटी आएगी। 0.06 तो थी, 0.042 बाहर आ चुकी है, बाकी की जो उसमें अब्जॉर्ब हुई वो ये अमाउंट हो गया। अब इनटू हमें करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम इज 50 ml। और इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का मास निकाल लीजिए, वैसे तो आपको याद भी होगा, वो होता है 60 इक्विवेलेंट और मोलर मास यहाँ पर सेम है, तो इसका मोलर मास भी 60 है और इक्विवेलेंट मास भी 60 है, तो वो हमने लगा दिया 60, ठीक है। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम इक्विवेलेंट मास ओवर हमने करना है 1000, ठीक है। इतना सोल्व कर लेंगे, काफ़ी सिंपल है। इसकी सोल्विंग अब मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ सोल्विंग आपको खुद करनी है। अब एक बात और है, ठीक है, इतना तो सिंपल है, वैसे तो इतना ही न्यूमेरिकल है। अगर आपको पेपर में, क्योंकि पेपर में ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं जो आपके बहुत ही जल्दी सोल्व होने वाले होते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। अब क्या है साथ में, पर ग्राम ऑफ चारकोल, आप यहीं से कंफ्यूज होकर आंसर को चूज कराएंगे। अगर आप यहां से सोल्व करेंगे अलग आंसर आएगा, बट उन्होंने कहा है पर ग्राम ऑफ चारकोल, मतलब चारकोल के 1 ग्राम के लिए। हमने चारकोल कितनी डाली है, 3 ग्राम, सो हमें इसको 3 के साथ भी डिवाइड करना होगा। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पर ग्राम चारकोल, ठीक है। तो इस पूरी कैलकुलेशन को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 18 इंटू 10⁻³ ग्राम आ जाएगा, दैट इज 18 मिलीग्राम। अब आपकी पेपर में मिस्टेक क्या होनी थी, आप अगर इस 3 को ना डिवाइड करते तो आपका आंसर 54 आ जाता, तो आपने डी ऑप्शन चूज करना था, बट राइट आंसर इज ए, ठीक है। तो ये थी प्रॉब्लम जिसमें कि आपको नॉर्मेलिटी के बारे में जानकारी मिली है, ठीक है, और यहाँ से इक्विवेलेंट मास के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है, और ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सोल्व करना है उसके बारे में जानकारी मिली है। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन reacting 100 ml of 0.1 molar solution of the कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6H2O, मतलब एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, विद एक्सेस AgNO3 1.2 इंटू 10⁻²² आयंस आर प्रेसिपिटेटेड। द कॉम्प्लेक्स का फार्मूला हमें बताना है कि क्या होगा अगर इस सोल्यूशन को हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया है, तो इतने आयंस यहाँ से प्रेसिपिटेट हुए हैं। अब देखिए, अगर AgNO3 के साथ हम Cl के आयंस को, Cl के आयंस इसके साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो इससे AgCl बनेगा, ठीक है, मतलब इसका अगर होगा 1 मोल तो ये भी यूज होगा 1। अब हम क्या करेंगे, एक बात आपको ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करनी है, मोलैरिटी हो, जब भी आपको मोलैरिटी की प्रॉब्लम दी हो, आपको मोल्स फाइंड करने हैं कि उस गिवन सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं। हमें इस सोल्यूशन में इसके मोल्स निकालने हैं और फिर हमें इसके मोल्स निकालने हैं। उन दोनों से हमें आइडिया होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है वो मोल्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं इसके। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब मोल्स निकालने के लिए भी सेम काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इनटू 1000, यही फार्मूला होता है। सो मोल्स का फार्मूला क्या बन गया यहाँ से, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ओवर 1000। तो हमें भी यहाँ से सेम फार्मूला अप्लाई करना है। मोलैरिटी कितनी है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितनी है 100 ml ओवर हम करेंगे 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ आंसर यहाँ से बन जाएगा, दैट इज 2 zeros के साथ 2 0 कैंसिल, 0.01 मोल। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके हमारे पास कितने मोल्स हैं, ओनली 0.01 मोल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के 0.01 मोल हैं। अब जो यहाँ पर प्रेसिपिटेट हुए हैं उनका हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने यहाँ पर मोल्स हैं वो प्रेसिपिटेट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आयंस का नंबर ऑफ आयंस दिया गया है, ठीक है। सो मोल्स
प्रेसिपिटेटेड, क्या होता है कि गिवन नंबर ऑफ आयंस ओवर एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो के बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं, मैं इसको ओनली यूज करूंगा 6, ठीक है। सोल्विंग हमारी इजी हो जाएगी और ये दोनों पावर सोल्व हुई, -1 हो गया, ये बन गया आपके पास 2 × 10⁻⁻², ठीक है, मीन्स दैट 0.02 मोल। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, एक आया है ये और एक आंसर ये है, इसको अब रीड कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ध्यान से देखिए। कॉम्प्लेक्स क्या अगर 1 मोल है, हम पहले जस्ट इसे अज्यूम करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का 1 मोल अगर 1 मोल ही AgCl बनाता तो इसका मतलब क्या था कि कॉम्प्लेक्स हमें ओनली 1 Cl आयन ही देता है, ठीक है। अगर इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल 2 मोल AgCl बनाए, ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स बनाए 1 मोल प्रेसिपिटेट, तो मतलब हमारे पास एक ही Cl आयन रिलीज होता है कॉम्प्लेक्स में से। अगर इसका 1 मोल कॉम्प्लेक्स का 2 मोल्स बनाए प्रेसिपिटेट, तो मतलब वो कितने देता है, Cl नेगेटिव आयंस 2, ठीक है ना। ये यहाँ पर सिंपल हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा 0.01 मोल जो है कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ पर 0.02 मोल प्रेसिपिटेट बना रहा है, मतलब अपने से 2 टाइम्स बना रहा है। मतलब फिर कितने Cl नेगेटिव आयन होंगे, 2 Cl नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है। इतनी बात आपने ध्यान से यहाँ से अंडरस्टैंड कर ली होगी कि 2 Cl नेगेटिव आयंस होंगे। अब आपको इनमें से फॉर्मूला देखना है, ठीक है। अब जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें जो आयंस बनते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के ही सिर्फ बनते हैं। मतलब जो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, यहाँ पर एक Cl बनेगा, यहाँ पर बनेंगे 3, यहाँ पर कोई भी Cl नहीं बनेगा, यहाँ पर बन रहे हैं 2, ठीक है ना। इस केस में 2 बन रहे हैं, सो आंसर इज डी इज द राइट आंसर। हमें मोल्स फाइंड करने हैं सिंपली, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छे से आपकी सोल्विंग हो जाएगी, बहुत ही जल्दी आप इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। हमें मोल्स फाइंड करने और मोल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 2 Cl नेगेटिव आयंस ही यहाँ से होंगे, तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। ओके, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज molarity of the solution obtained by mixing 100 ml of 0.2 molar H2SO4 with 50 ml of 0.1 molar HCl is this one। क्या होगी, हमने 2 सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, सिंपल सी बात है। 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या बनती है, ये हमें अब यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसकी मोलैरिटी को सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर मोलैरिटी इक्वेशन की एक न्यू फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। इस फॉर्म को पहले अंडरस्टैंड करें। अगर एक सॉल्यूशन हो विद मोलैरिटी m1, उसकी वॉल्यूम हम यूज करें v1, उसमें हम ऐड कर दें कोई दूसरा सॉल्यूशन विद मोलैरिटी m2 एंड वॉल्यूम v2, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है उसकी वॉल्यूम कितनी बनेगी, v1 + v2, ठीक है ना। ये तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, बट उसकी मोलैरिटी क्या बनेगी, m3, जो कि हम अननोन है, वो हम इसके साथ सोल्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना है। ये क्यों हुआ, दिस इज बेस्ड अपॉन द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। सीधी सी बात है, क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं, हमने अभी अभी पिछली प्रॉब्लम में किया है। दिस कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स इन दैट सोल्यूशन, ठीक है ना। इस सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे, इस सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे, ओवरऑल सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं और टोटल वॉल्यूम, उससे हम इसकी मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। मतलब सब कुछ बेस्ड है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है। सो हम इसे सिंपल से फॉर्मूले को यूज कर इसे सोल्व कर देंगे। m1 v1 + m2 v2 ओवर में क्या आएगा, v1 + v2। सभी वैल्यूज को यहाँ पर यूज करें। m1 की वैल्यू 0.2 और वॉल्यूम दैट इज 100 ml प्लस m2 इज 0.1, वॉल्यूम इज 50 ml डिवाइडेड बाय 100 + 50। अगर आप इसकी सोल्विंग करेंगे तो सो दिस कम्स आउट टू बी 0.167 मोलर। अब देखिए, इसके साथ में आपको एक एक्स्ट्रा बात इसमें बताता हूं कि अगर आपको पेपर में मोलैरिटी की जगह पर नॉर्मैलिटी पूछी जाए, ठीक है,
तो नॉर्मैलिटी के लिए भी सेम इक्वेशन होती है, नॉर्मैलिटी के लिए भी सेम इक्वेशन होती है, मीन्स दैट N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल्स टू N3 V1 प्लस V3। तो आप नॉर्मैलिटी अगर आपको दी हो, मतलब इन सॉल्यूशंस की आपको नॉर्मैलिटी के बारे में पता हो या आपने इसको सोल्व कर लिया हो, नॉर्मैलिटी को आप कैसे सोल्व करेंगे? मोलैरिटी से, ये भी बात है, ठीक है ना। अब उसके बारे में भी हम इसी में ही डिस्कशन कर लेते हैं कि नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। बड़ा ही सिंपल रिलेशन होता है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एक्स। अब ये एक्स क्या है, जो हमने अभी अभी बात की थी ना, अगर कोई एसिड होगा तो उसकी बेसिसिटी, बेस होगा तो उसकी एसिडिटी, अगर कोई आयंस होंगे तो उनकी वैलेंसी, ठीक है, वही फार्मूला होता है। मतलब नॉर्मैलिटी ऑलवेज या तो मोलैरिटी के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि मोलैरिटी तो हमने यहीं पर फाइंड कर ली थी, हम इसको ही क्यों ना आगे नॉर्मैलिटी का ये फॉर्मूला लगाएं इस पर, बट ये फॉर्मूला इस पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला ओनली वन टाइप ऑफ एसिड, वन टाइप ऑफ बेस पर ही अप्लाई होता है। बट यहाँ पर H2SO4 HCl दो अलग अलग है ना, तो हम यहाँ पर X की क्या वैल्यू यूज करेंगे? इसके लिए 2 है क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन आयन देता है, इसके लिए है 1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पर अलग से, इस पर अलग से। दोनों की नॉर्मैलिटी अलग अलग सोल्व कर सकते हैं हम। इसकी सेम आ जाएगी क्योंकि ओनली 1 H पॉजिटिव है, इसकी 2 आएगी, मतलब 0.4 इसकी बन जाएगी, इसकी 0.1 ही रहेगी। वो वैल्यूज आप यूज कर कर इसकी नॉर्मैलिटी निकालेंगे अलग से, अगर आपको N3 पूछा जाए तो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हर एक न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पर ही सभी कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज द, ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम थी। नाउ फोर्थ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बट थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पर अलग है, थोड़ा सा इसमें अलग आपको सॉल्विंग करनी होगी। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड आउट करें। इसमें क्या है कि 100 ml ऑफ द 0.1 मोलर H2SO4 एंड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। अब एक एसिड है और एक बेस है तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। एसिड बेस को हमने मिक्स किया है, उसकी मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, तो इसको ध्यान से काफ़ी आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहले हम इसकी रिएक्शन बनाते हैं कि क्या रिएक्शन बनेगी। उससे पहले क्या हमारा मेन काम होता है, मोल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा मोल्स फाइंड करने का। अब H2SO4 के मोल्स, फॉर्मूला क्या है भाई, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 100 ml ओवर 1000। मैं ये पहले भी दो न्यूमेरिकल्स में यूज करवा चुका हूं आपको फॉर्मूला। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.01 मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, ये हमारी एक वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब NaOH के मोल्स निकाल देते हैं, ठीक है। NaOH की मोलैरिटी कितनी है, 0.1, उसकी वॉल्यूम कितनी है, 50 ml ओवर है 1000, ठीक है। ये बात आपको हर बार ध्यान से सोल्व करनी है। दिस कम्स आउट टू बी 1/200 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.005 मोल्स NaOH, ठीक है। अब हमारे पास इतने इतने मोल्स आ गए हैं। अब हमें इनकी रिएक्शन के बारे में सोचना है कि क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, जो 1 मोल है, 1 मोल NaOH हाफ मोल H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। 1 NaOH reacts with हाफ H2SO4। ऐसा क्यों है? क्योंकि H2SO4 तो 2 हाइड्रोजन बनाएगा ना, इसके पास तो ओनली 1 OH है, इसलिए ये हाफ यूज होगा। मतलब अगर हम बात करें कि 0.005 मोल्स जो NaOH हैं, ये रिएक्ट करेंगे विद 1/2 इंटू 0.005 मोल्स H2SO4, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर है कि जितने NaOH हैं उससे हाफ H2SO4 यूज होंगे। तो इतने H2SO4 हमारे हो गए रिएक्ट और सारा NaOH भी हो गया रिएक्ट। रह कौन गया? बाकी का H2SO4, ठीक है। अब देखते हैं कितना बाकी का H2SO4 यहाँ पर बचा है। सो रिमेनिंग H2SO4 मोल्स, रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2SO4 कितने बचेंगे? 0.01 तो थे टोटल, उसमें से अगर हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट इसको, ये यूज हुआ है अमाउंट,
0.005/2। ठीक है, तो ये आपकी सोल्विंग कर कर वैल्यू आ जाएगी। इसको ध्यान से एलसीएम लेकर सोल्व करना, यहीं पर मिस्टेक होने वाली है, 0.015/2। तो इतने मोल्स आपके पास बच गए हैं। अब अगर मोल्स आ गए हैं तो आप मोलैरिटी निकालिए, सिंपल सा काम है। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, अब ध्यान देना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी बनी सोल्यूशन की, 100 ml प्लस 50 ml। ठीक है, 100 प्लस 50, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 150 into 1000। तो ये आपको अब आगे खुद सोल्विंग करनी है। सोल्विंग करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0.05 मोलर। ठीक है, तो इससे आंसर आएगा आपका सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए, अगर आपको इसी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी पूछी जाए, ठीक है ना, अब इसमें क्या बात है, इसमें NaOH तो गया, वो तो पूरे का पूरा यूज हो गया, रह कौन गया है, ओनली H2SO4। तो H2SO4 है तो हम सिंपल मोलैरिटी इनटू उसकी बेसिसिटी के साथ इसकी नॉर्मेलिटी भी सोल्व कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या बनेगी, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। ठीक है, तो हम ऐसे इसकी नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं अगर आपको पूछी जाए, क्योंकि पूछने को तो वो नॉर्मेलिटी भी पूछ सकते हैं और मोलैरिटी भी पूछ सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल होगी जब रिएक्शन हो गई तो उसके बाद हमने मोलैरिटी निकाली। ठीक है, सो दीज आर द 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो आपको इन सभी प्रॉब्लम्स की अनसोल्ड PDF फाइल मिल जाएगी, वो आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं, वहां से आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसकी अनसोल्ड फाइल आप डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें। अगर कोई ना प्रॉब्लम सोल्व हो पाए तो आपको इस वीडियो में से सॉल्यूशंस को देख लेना है, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी इसके साथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। स्टेटमेंट रीड करते हैं, 1 मोलर NaOH solution was slowly added to 1 liter of 210 ग्राम of impure H2SO4। ठीक है, 1 मोलर NaOH सोल्यूशन था जिसको कि हमने 1 लीटर 210 ग्राम impure H2SO4 है जिसमें, उसमें हमने ऐड किया। इट इज ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन फॉल्स टू 0, वो खत्म हो गए सारे H पॉजिटिव, मतलब पूरा H2SO4 यूज हो गया। बाय कंज्यूमिंग 3 लीटर NaOH, मतलब पूरा H2SO4 खत्म करने के लिए हमें 3 लीटर NaOH का यूज करना पड़ा। ठीक है, द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2SO4, अब हमें ये चेक करना है क्या ये 210 का 210 ग्राम H2SO4 हमारा प्योर था या उसमें कुछ इम्प्योरिटी थी, कितने परसेंट वो इसमें से प्योर था वो हमें बताना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, मोल्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब देखिए कि यूज क्या हुआ है, यूज क्या हुआ है, 3 लीटर NaOH। अब जो NaOH है ना उसके बारे में कुछ देखते हैं, अच्छे से उसकी इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट में से कलेक्ट करें। एक तो 3 लीटर है, बाकी उसकी हमें दी गई है कंसंट्रेशन। अब वो 1 मोलर है, 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल इन 1 लीटर, 1 लीटर में 1 मोल। सो मतलब 3 लीटर में कितने बन गए, 3 मोल्स NaOH। तो इसका मतलब कि पूरा सल्फ्यूरिक एसिड 3 मोल्स NaOH को यूज कर रहा है। ठीक है, अब फिर से जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में बात की थी, 1 मोल NaOH हाफ H2SO4 के साथ होगा रेक्ट। ठीक है ना, तो इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ NaOH 1/2 इंटू 3 मोल्स H2SO4 के साथ रेक्ट हुए होंगे। सो मतलब असल में वहां पर क्या होगा, ओनली 1.5 मोल H2SO4 होगा। ठीक है ना, तो असल में इस सोल्यूशन में 1.5 मोल्स ऑफ H2SO4 हैं। अब बट हमें तो इसका मास दिया है तो मोल्स को मास में चेंज कर लेते हैं। H2SO4 का मास कितना होता है, मोलर मास, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद तो सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कीजिए तो ये बनेगा 98, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 98 के साथ। सो ये बन गया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 147 ग्राम जो है वो एक्चुअल में वहां पर H2SO4 है। ठीक है, उन्होंने तो 210 ग्राम वहां पर ऐड किया था, बट एक्चुअल में वहां पर 147 है, बाकी सब कुछ क्या है, इम्प्योरिटीज। तो यहाँ से अब हम सोल्व कर सकते हैं, परसेंटेज प्योरिटी क्या बनेगी, जितना है असल में अमाउंट, जितना टोटल वेट था इनटू 100। ठीक है, 147 ओवर 210 टू 100 दैट इज 70%। सोल्विंग की नहीं है, आपको कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद करना है। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो पेपर में मोस्टली ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। मतलब अगर आपको आइडिया है, आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका 1 या फिर 1.5 मिनट में 2 मिनट मैक्सिमम इतना ही टाइम यहाँ पर कंज्यूम होता है। ठीक है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इन्हें 1 मिनट या फिर 2 मिनट्स के अंदर अच्छे से अटैम्प्ट ये कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द सो दिस इज बेस्ड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ए मेटल वेइंग 0.43 ग्राम was dissolved in 50 ml of 1 normal H2SO4. ठीक है, then a unreacted H2SO4 required 14.2 ml of 1 normal NaOH for neutralization. The equivalent weight of metal is, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, अंडरस्टैंड कीजिए क्या क्या दिया है। एक मेटल है जो हमने 0.43 ग्राम यूज़ किया है, उसको हमने 1 नॉर्मल H2SO4 जो कि 50 ml था उसमें हमने डिसोल्व कर दिया है। अब इसकी नॉर्मेलिटी दी गई है, मतलब वो जो हाफ वाला कॉन्सेप्ट था वो अब हट जाएगा, नॉर्मेलिटी में सेम अमाउंट होता है। ठीक है, 1 नॉर्मल ये यहाँ पर एक के साथ एक ही रेक्ट करेगा क्योंकि वो नॉर्मल है, नॉट मोलैरिटी। ओके, सो जो अनरेक्टेड था ये तो एक तो इसके साथ हो गया होगा रेक्ट, ठीक है ना, मेटल के साथ। जो अनरेक्टेड था उसको ख़त्म करने के लिए हमने 14.2 ml 1 नॉर्मल NaOH यूज़ किया है। अब हमें इक्विवेलेंट वेट मेटल का फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में यहाँ से देखना होगा कि ये एक नॉर्मल H2SO4 के साथ सेम यूज़ होगा। मतलब अगर इनकी नॉर्मेलिटी सेम है तो इनकी वॉल्यूम्स भी सेम यूज़ होंगी। सो मतलब 14.2 ml 1 नॉर्मल NaOH reacts with same volume of the 1 नॉर्मल H2SO4। ओके, सो इसका मतलब जो यहाँ पर NaOH हमारे पास रिमेनिंग था वो ये था, तो रेक्ट कितना हो गया, टोटल 50 ml था ना। सो रेक्टेड H2SO4 इज, रेक्ट कितना हुआ 50 माइनस 14.2, मतलब कि 35.8 ml जो था वो रेक्ट हो गया था। ठीक है ना, वो इसी के साथ ही ऑलरेडी ही रेक्ट हो गया था। अब रेक्शन के टाइम हमें क्या देखना है, अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी की और इक्विवेलेंट वेट की बात हो रही है। ठीक है ना, और हमें ये भी नहीं जानकारी कि इस मेटल की वैलेंसी कितनी है, कि वो अपने साथ एक H के साथ या फिर वो अपने साथ एक SO4 को जोड़ता है या फिर दो जो एटम्स हैं वो एक SO4 को जोड़ते हैं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम मोल्स की जगह पर यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर ऐड की है। इस केस में हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। वो भी मोल्स होते हैं बट वो बेसिसिटी या फिर एसिडिटी या फिर वैलेंसी को डिवाइड करने के बाद में आते हैं। वो तो हमारा वो यहाँ से कॉन्सेप्ट ही रिमूव हो जाता है कि वो एक के साथ दो रिएक्ट होंगे या फिर दो के साथ एक, वो पूरी चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाती है। हमें ग्राम इक्विवेलेंट सोल्व करने हैं। ठीक है, सो मतलब H2SO4 के जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में रेक्ट हुए हैं, इसलिए दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सोल्व करें, उनको इक्वेट कर दें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल में ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकाला था नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ओवर 1000, यही फार्मूला हमने बनाया था। तो नॉर्मेलिटी कितनी है 1, 35.8 ओवर 1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट्स H2SO4 के, इसको रखते हैं ब्रैकेट में। अब हम बात करते हैं मेटल की। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल, उसका वेट गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हम मान लेते हैं E है। अब हमें इन दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स। सो मीन्स दैट 0.43 ओवर E इज इक्वल्स टू 35.8 ओवर 1000। ठीक है, अब इसे सोल्व करें, सोल्विंग तो आपको खुद करनी है। E इज इक्वल्स टू 43 ओवर आ जाएगा 100 इसका, और यहाँ से ऊपर चला गया हमारे पास, इसकी भी एक जीरो कर लें, 10⁴ और 350 है। इसको हम लिख लेंगे 4300 ओवर 358 अप्रोक्सीमेटली। इसको अगर आप डिवाइड कर कर देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आंसर। ठीक है, सो द प्रॉब्लम है हमारे पास
मोलैरिटी के ऊपर ये बेस्ड है ये वाली प्रॉब्लम। इफ़ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल की डेंसिटी दी गई है, मिथेनॉल की डेंसिटी, ये बात का ध्यान रखना है, 0.793 किलोग्राम पर लीटर, देन द वॉल्यूम नीडेड टू मेक 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। अगर मिथेनॉल की डेंसिटी ये है तो वॉल्यूम हमें कितनी चाहिए, अगर हमें 2.5 लीटर 0.25 मोलर सोल्यूशन बनाना है मिथेनॉल का। ये काफ़ी वैसे सिंपल प्रॉब्लम है, बट इसमें थोड़ी सी सोल्विंग में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर में इसकी सोल्विंग कैसे जल्दी मतलब आप स्पीड से इसकी सोल्विंग कैसे कर सकते हैं। सो मोलैरिटी में से हमें वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम इन लीटर्स, हमें लीटर्स में दी गई है। तो मोल्स का क्या फार्मूला होता है, मोल्स इज द गिवन मास ओवर मोलर मास। मिथेनॉल है, मिथेनॉल का फार्मूला CH3OH, इसका मास निकालें दैट इज 32। सो 32 ओवर वॉल्यूम कितनी है 2.5 लीटर, ठीक है। मोलैरिटी कितनी है हमारे पास 0.25, तो इस तरफ आ गया 2.5। नाउ गिवन मास, मास है, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मास हमें मिथेनॉल की डेंसिटी दी गई है। नाउ मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 32। अब ये 32 भी इस तरफ चला जाएगा, 32 को अभी हम इस तरफ ही रखते हैं, डेंसिटी की वैल्यू लगाते हैं दैट इज 0.793। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए हमें रुकना पड़ेगा, ध्यान से आपको देखना है यूनिट्स क्या हैं, किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। यहाँ से मिस्टेक हो सकती है, बट आप अगर सोचेंगे सोल्व करेंगे, किलोग्राम पर लीटर एंड ग्राम पर ml दोनों सेम होते हैं, ठीक है। किलोग्राम पर लीटर और ग्राम पर ml दोनों सेम अमाउंट देंगे, मैग्नीट्यूड सेम देंगे। सो इसका मतलब हम यूनिट्स को ऐसे ही यूज कर सकते हैं, हमारा आंसर ml में ही आने वाला है, ठीक है। एंड वॉल्यूम हमें सोल्व करनी है और यहाँ पर है 32। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको 32 को इसके साथ अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर देना है। आप इसे अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर देखें तो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 25, और जीरोज हम ऐसे ही यहाँ पर रख रहे हैं, इस तरफ भी इसको सोल्विंग कर देते हैं, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट सोल्विंग हो जाएगी और आंसर क्या बच जाएगा, ओनली 25, ठीक है। तो ऐसे आपको पेपर में अप्रोक्सीमेशन का ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज ना पूछी गई हो, आप ऐसी सभी सोल्विंग के लिए अप्रोक्सीमेशन को यूज करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी सिंपल है प्रॉब्लम। स्टेटमेंट क्या है कि 25 ml ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ मेटल क्लोराइड reacted with 150 of 0.1 molar AgNO3 solution completely to form the precipitates of AgCl. What is the formula of the metal chloride? हमें ये X फाइंड करना है कि कितने Cl हैं। फिर से हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। हमने इससे पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, हमें मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले AgNO3 के मोल्स निकाल लेते हैं। AgNO3 मोल्स का फार्मूला क्या था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ओवर 1000। ये हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ओवर 1000, सो दिस बिकम्स द 15/1000 मोल्स। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। अब दूसरी तरफ जो हमारा मेटल क्लोराइड है उसके मोल्स निकाल देते हैं। उसके क्या बनेंगे, 0.2 उसकी मोलैरिटी, उसकी वॉल्यूम ओवर 1000, इसके बन जाएंगे 5/1000, ठीक है, ओके है। अब आपको यहाँ से ध्यान से एक चीज़ देखनी है कि अगर इसमें होगा यहाँ पर 1, ठीक है ना, x की वैल्यू हो 1, तो ये 1 मोल इसका भी 1 मोल बनाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें यहाँ पर होगी वैल्यू 2, तो इसका 1 मोल ये 2 मोल बनाएगा, मतलब AgCl 2 मोल बनाएगा, सॉरी, ठीक है। मतलब इसके 2 टाइम्स मोल्स यूज होंगे यहाँ पर।
और इसका मतलब हमें इन दोनों का रेशो कर लेना चाहिए। जो रेशो आएगा उतने ही मोल्स के साथ वो ज्वाइन हो रहा होगा, मतलब उतनी ही x की वैल्यू होगी, ठीक है ना। इसके जितने मोल्स, इसके मतलब ये वाले मोल्स, इसके आगे मतलब इसका एक मोल कितने AgNO3 के साथ ज्वाइन होता है वो हमें इन दोनों के रेशो के साथ ही पता चलेगा, ठीक है। हम एक मोल इसका यूज करना चाहते हैं तो इसको हम डिवाइड में रखेंगे, तो रेशो कर लेते हैं यहीं से। तो हमने इन दोनों का रेशो कर लिया, ये बन गया आपके पास 3, मतलब 1 जो है वो मेटल क्लोराइड ज्वाइंस विद 3 AgNO3। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कितने Cl नेगेटिव आयन आते होंगे, 3 आते होंगे, ठीक है। सो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड है, मोल्स का मतलब क्या है, हमें हर एक सोल्यूशन में मोल्स फाइंड करने पड़ते हैं, तो आंसर आपका ए आ जाएगा, ओके है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द फार्मूला वेट ऑफ एन एसिड इज 82 इन ए titration 100 cc of solution of this acid containing 39 ग्राम of acid per liter, ठीक है। हमने 100 ml वो लिया है एसिड जो 39 ग्राम पर लीटर ऐड कर कर बनाया गया है। वर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द 95 cc of aqueous NaOH containing the 40 ग्राम NaOH पर लीटर। द बेसिसिटी ऑफ एसिड, हमें एसिड की बेसिसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब फिर से क्या है कि हमें इसके मोल्स निकालने हैं। अब आपको पहले ध्यान से स्टेटमेंट को रीड कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा एसिड है उसका हमें फॉर्मूला वेट दिया गया है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि एसिड के यहाँ पर कितने मोल NaOH के मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उसी से हम इसकी बेसिसिटी का आइडिया लगाएंगे। अगर NaOH का एक मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ओनली 1, अगर NaOH का एक मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट होगा तो 2, ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, मतलब दोनों के ही मोल्स निकालते हैं। सबसे पहले एसिड की बारी, ठीक है। एसिड में अब आपको ध्यान ये रखना है कि इस बार हम मास निकालेंगे पहले, क्योंकि हमें मास में दिया गया है, ठीक है। मास देखिए अब ध्यान से, जो एसिड है वो 39 ग्राम पर लीटर है, ठीक है। मतलब 39 ग्राम 1 लीटर में है, हमें क्या फाइंड करना है, इन 100 ml में कितना है। सो 39/1000 ml इंटू 100 ml, मतलब जो आगे हमने मोलैरिटी की थी वही हम अब क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इंटू वॉल्यूम ओवर 1000। ये बन गया आपके पास 3.9 ग्राम इन 100 ml, ठीक है, 100 ml। नाउ 3.9 ग्राम हमारे पास एक्चुअल में एसिड है और इसका फॉर्मूला मास भी दिया गया है। मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स कितने बन जाएंगे, 3.9/82, ठीक है। तो इसे हम अभी ऐसे ही रखते हैं, अभी इसको सोल्विंग करने की कोई लोड नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है NaOH की। NaOH का मास कितना है, उसका भी सेम करते हैं, स्ट्रेंथ इज द 40 इंटू वॉल्यूम इज द 95/1000, ठीक है। सो इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं। अब इसके हम निकाल देते हैं मोल्स इसके क्या आएंगे, दिस इज इट्स गिवन मास ओवर NaOH का मोलर मास होता है 40, तो ये बन गया आपके पास 95/1000। अब ये दो वैल्यूज आई हैं मोल्स की, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना है, रेशो, ठीक है ना, हमें इसका रेशो निकाल लेना है। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो सोल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर रखते हैं NaOH के मोल्स को, और एसिड को हमने रख लिया नीचे, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेट करना है, फिर से वही बात कि अप्रोक्सीमेशन ही आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। सो दिस बिकम्स, अप्रोक्सीमेटली आपको इसकी डिवाइड करनी है अंदाजे से। इसकी आप अगर मैं इन दोनों की ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करवाऊँ तो कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये 2 के आसपास आंसर होगा। सो अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ रहा है, 2। इसका मतलब क्या है कि एसिड 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करता है, मतलब एसिड की बेसिसिटी कितनी हुई, 2, ठीक है। तो ऐसे आपका आंसर भी आएगा। तो आपने ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर देखे हैं जिसमें कि हमें मोल्स निकाल कर ही सब कुछ आगे पता चल जाता है। सो इसके आगे हमारी लास्ट प्रॉब्लम है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। 50 ml of the 10 normal H2SO4, 25 ml of this normal HCl and 40 ml of 5 normal HNO3
वर मिक्सड टुगेदर, इन सभी को कर लिया गया है मिक्स, एंड मिक्सचर वाज मेड 1000 ml बाय एडिंग वाटर, द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। इन सभी सॉल्यूशंस को एक दूसरे में मिक्स करने पर नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नॉर्मेलिटी पर भी मोलैरिटी इक्वेशन जैसी ही सेम इक्वेशन लगती है, बट अब एक सॉल्यूशन और आ गया है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ यहाँ पर एक एंट्री इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी इनके ग्राम इक्विवेलेंट सोल्व करेंगे, उनको ऐड कर कर। सो टोटल हमारे पास वॉल्यूम इस बार दी गई है सॉल्यूशन की, दैट इज 1000 ml। ठीक है, उन्होंने वाटर ऐड किया है, उसको भी हम ऐसे ही बीच में यूज़ कर लेंगे। तो सभी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर यूज़ करनी है, तो इसका आंसर आपको खुद सोल्व कर कर देखना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, सिंपल सी बात है, नॉर्मेलिटी इसकी लगाएं, फिर वॉल्यूम लगाएं, इसकी नॉर्मेलिटी, इसकी वॉल्यूम, इसकी नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम सोल्विंग करें, वो आपका 1000 बन जाएगा। 1000 के 1000 कैंसिल होकर, सॉरी यहाँ पर N4 आएगा, N4 का आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन द नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स पर बेस्ड आपकी सभी प्रॉब्लम्स, जो कि नीट एंड जेईई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको इन सभी की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होंगी। सो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।